मुझे लगता है कि उस समय में कुछ गलती राष्ट्रीय जनता दल से भी हुआ। आपको लगता है कि भाजपा में जाना, भाजपा के साथ जाना वो गलती थी, राजनीति की एक भूल थी? हाँ, मैं कह सकता हूं। या देखिए, महागठबंधन? 5 साल बहुत लंबा समय होता है। 5 साल पहले मुकेश सहनी जो था और आज में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार में मुकेश सहनी का क्या जलवा है। आपने राहुल गांधी और तेजस्वी को अपनी ताकत दिखा दी है। हमें किसी का फोन नहीं है तो भैया फोन मत करिएगा। क्या आप नहीं चाहते कि एक मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बने, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कि बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे? और वो हमारे सहयोगी के गलती के कारण वह उपस्थिति बना। लेकिन मैं इस बात का गारंटी नहीं ले सकता कि सामने वाला गलती ना करे। हमारे वोट से अगर सरकार बनना है तो हम सरकार में हिस्सेदारी हमको चाहिए। सी को ताकत में बदल दिया है। मछुआरे समाज का बेटा है जिसने लकड़ी के चप्पू से नाव चलाना भी सीखा है और 8 साल की उम्र में गरीबी और अभाव को छोड़कर मुंबई की चमक धमक में भी कदम रखे थे। फिल्म के सेट डिजाइनिंग हो, देवदास से लेकर बजरंगी भाईजान तक उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। लेकिन सफलता की ऊंचाइयों ने उन्हें अपने समाज की तकलीफों का भी जिक्र किया, अपने समाज की तकलीफों का भी उन्हें एहसास हुआ और ये तकलीफ उन्हें राजनीति में ले आई, जो उन्हें सन ऑफ मल्लाह का नाम देती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुकेश सहनी जी का। तो ये जो एसआईआर पे यात्रा निकली, जी बड़े अग्रणी रूप से आप दिखाई देते थे। जी। तो आपका खुद का क्या मानना है, एसआईआर में क्या हुआ? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में 1300 किलोमीटर का यात्रा हमने किया है और लोगों के बीच में हम लोगों ने पहुंचा और लोगों का बहुत बड़ा समर्थन आप देखे होंगे टीवी मीडिया के जरिए कि लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। और जिस तरीके से इस बार 2024 में मोदी जी सरकार गिरते गिरते बना लिए और एंड टाइम पे कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सीज कर देना, नीतीश कुमार जी को इधर से उधर करवा लेना, और जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी 2-4 स्टेट के बारे में जो जानकारी प्राप्त किए कि अचानक लाखों वोट कैसे बढ़ गए, और ख़ास करके चुनाव आयोग के पास वो गए और इसको जानकारी दिए कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, इसकी जानकारी दीजिए। और चुनाव आयोग की तरफ से मतलब रिएक्ट करने के जगह उन्होंने उनसे ही सवाल जवाब कर रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए। अगर मान लीजिए कहीं पे मर्डर हुआ है और मैं आई विटनेस हूँ, अगर मैं देख रहा हूँ पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो मेरे स्टेटमेंट में तो पुलिस का सबसे पहला धर्म और कर्म और कर्तव्य है कि गिरफ्तार करे, केस बनाए। जो काम चुनाव आयोग का है इस देश में फेयर चुनाव कराने का, और वो काम ना करके अगर विपक्ष अगर उनको भी देश के नेता प्रतिपक्ष मतलब लोकसभा का, और वो अगर किसी चीज को अगर डाटा इकट्ठा करके अगर चुनाव आयोग को दिए तो चुनाव आयोग का एक ही सिंपल जवाब होना चाहिए कि ठीक है, मैं इस पे जानकारी कमेटी बैठाता हूँ, जांच करता हूँ। और जिस तरीके से चुनाव आयोग उनको खारिज कर देना, जिस तरीके से चुनाव आयोग को प्रक्रिया जो चयन करने का प्रक्रिया में जो देश में जो पहले प्रक्रिया चल रहा था कि नेता सरकार होंगे, विपक्ष होंगे और चीफ जस्टिस होंगे, तो उसको बदलाव करके मोदी जी ने सिर्फ वन साइड कर लिए, यानी कि मोदी जी जिनको चाहेंगे उनको बैठा सकते हैं। उसके बाद एक्ट में परिवर्तन किए कि देश के प्रधानमंत्री पे केस हो सकता है, अगर वो गलत करेंगे किसी राज्य के मुख्यमंत्री पे केस हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग पे केस नहीं होगा। तो ये सब जनता के बीच में जब ये बात पहुंचा है तो जनता में भी मैसेज क्लियर हो चुका कि मोदी जी जरूर चुनाव में हेरा फेरी करके चुनाव जीतते हैं। और डे 1 से एलिगेशन तो लगते आ रहा कि ईवीएम में इसमें उसमें छेड़खानी करके चुनाव कैसे जीत रहे हैं। तो जनता का समर्थन हम लोग को प्राप्त हुआ, जनता हमसे कनेक्ट हुआ, गांव-गांव में बच्चे में लोगों की जुबान पर आया वोट चोर गद्दी छोड़, और जनता में लोगों में एक उबाल आया कि नहीं सही में लोकतंत्र को बचाने के लिए और आदरणीय राहुल गांधी जी आए तो उनको स्वागत किए। और सभी जाति सभी धर्म के लोग, और खास करके जो शहर वाला एरिया होता है उसमें हम लोग भी हमेशा मानते आए कि यहाँ पे बीजेपी का दबदबा ज्यादा होता है। ग्रामीण में हम लोगों का होता है लेकिन शहर में दबदबा बीजेपी का होता है। लेकिन वही शहर अगर भागलपुर में हम गए तो एक कोना से दूसरा कोना में जाने में 5 घंटा लग गया। अगर बेतिया शहर की अगर बात कीजिएगा तो एक कोना से दूसरे कोना, बिहार का शहर का कितना ही बड़ा
डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय का कितना बड़ा ही दायरा है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर का दूरी अगर तय करने में हमको 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा लग रहा है, तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है, उपलब्धि है कि जनता एकदम कनेक्ट है। हर जाति हर धर्म के लोगों ने इस देश के बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हर एक नागरिक, भारत के नागरिक को धर्म और कर्तव्य हो रहा है। आज बताइए कि बिहार में चुनाव का समय है, लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया गया और हर 5 साल के बाद जनता के बीच में नेता को आना होता है अपने आप को साबित करने के लिए कि मैंने काम अच्छा किया या बुरा किया। एक रिपोर्ट कार्ड जनता से लेना है कि मैं आपके लिए अच्छा किया हूं कि बुरा किया हूं, कि रिपोर्ट कार्ड देके दोबारा हमको चुनिए या मत चुनिए। ऐसे समय में जब समय आ गया मुख्यमंत्री को चयन करने का, उस समय में चुनाव आयोग की तरफ से आनन फानन में पूरे बिहार के हर एक नागरिक को कि पहले तुम साबित करो कि तुम इस राज्य के नागरिक हो कि नहीं हो, तुम इस राज्य के वोटर हो कि नहीं हो। और वो भी 12 डॉक्यूमेंट जो मांगा गया, जो डॉक्यूमेंट बिहार में अधिकतर लोगों के पास नहीं था, जो हम लोगों के चुनाव आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम लोगों को राहत मिला और चुनाव आयोग को जो फटकार लगा कि भाई आप किसका काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, उसका सारा जानकारी आप पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए, आधार कार्ड को सम्मिलित कीजिए। ये जो चुनाव आयोग को जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया, ये चुनाव आयोग को पहले से कर लेना चाहिए। उसके बाद भी आनन फानन में 30 दिन के अंदर में ही क्यों करना है? अगर यही करना है तो लोकसभा चुनाव के बाद आपके पास पर्याप्त समय था, उस समय में आपको करना चाहिए था। उसके बाद आप चुनाव का समय है, बिहार में बाढ़ है, उस समय में आप ऐसा कर रहे 30 दिन में, जबकि आपको मालूम है बिहार इस देश में सबसे ज्यादा, अगर किसी राज्य का लोग अगर प्लान है बाहर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं तो वो बिहार राज्य सबसे पहले है। अब लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर में क्या आप रसगुल्ला बांट रहे हैं कि लोग आके अपना वोटर लिस्ट बनाने के लिए आएंगे? और नहीं बनाने के लिए आए तो आपके पास कौन सा अधिकार है किसी नागरिक को आप वोटर लिस्ट से बाहर कर देना? भाई इस देश के अगर नागरिक हम हैं तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे पास यही है कि इस वोट में, चुनाव प्रक्रिया में हमें वोट गिराने का राइट है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम इस देश के नागरिक हैं। लेकिन इसमें 2 सवाल तो उभरते हैं जी। कि जिस बात की हम जिक्र कर रहे हैं कि चुनावी जो पूरा मशीनरी है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी है, ये तो पूर्ववर्ती सरकारों पे ज्यादा आरोप है कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग का मामला हो, बल्कि चुनावी गड़बड़ियां बड़े बड़े स्तर पर साबित हुई, बड़ी बड़ी गलतियां छोड़ी गई। मैं इसका समर्थन कहाँ कर रहा हूं? जिन लोगों ने जिस समय में जब भी जो हुआ कालखंड में, उसको तो हम लोग गलत मान ही रहे हैं। और इसके लिए समय समय पर हमारे देश जैसे आगे बढ़ा है और समय समय में इसके लिए प्रक्रिया व्यवस्था की गई। पहले बूथ पे डब्बा था, डब्बा लेके कोई भाग जाता था, अब उसके लिए ईवीएम मशीन की व्यवस्था की गई है। दूसरे दुनिया में ऐसा है कि उनमें पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी है, कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो बहुत सारे देश दुनिया में लोगों ने उसको बैलेट पेपर पे कर दिया, उनको छोड़ दिया क्योंकि उन पे भरोसा नहीं है। तो हम लोगों का इलाज क्या है? मतलब चलिए हम अगर एक बार को आपकी बात मान ले, ये देखिए, ये जो किए उसका हम लोगों को आपत्ति नहीं है, ये सही है और करना चाहिए। लेकिन आप नया प्रयोग अगर कर रहे हैं तो समय दीजिए। मेरा यही काम था कि समय दीजिए। हम कहां मना कर रहे हैं कि क्या, जो आपके सरकार ने ऑथराइज आधार कार्ड बनाया था उसको आप मान्यता दीजिए, या नहीं तो एक समय देके सारा चीज कीजिए। आप लोकसभा में यही वोटर पे आप चुनाव हुआ और यही वोटर पे चुनाव, अगर ये वोटर अगर गड़बड़ है, फर्जी है, तो लोकसभा में जो जीत के गया 40 सांसद, पहले उसका सदस्यता समाप्त कीजिए और फिर क्या जरूरी क्या, और टाइम लेके कीजिए। हम मना कहां करें, बिहार इलेक्शन में बात कर लेना चाहिए। हमने कहा कि इतने आनंद फानंद में ये सारे चीजें हो रहा, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को आशंका था कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव में वहां पे बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन का जीत होता है और वहां पे ठीक 4 महीने के बाद चुनाव होता है जिसमें करोड़ों वोट बढ़ता है। और करोड़ों वोट बढ़ने के बाद क्या होता है कि वहां पे एज ए इंडिया गठबंधन का वोट जहां था वहीं रह जाता है और करोड़ों जो वोट बढ़ता वो सीधे बीजेपी को या एनडीए को वहां पे प्राप्त हो जाता और वहां पे क्लीन स्वीप कर देते भारतीय जनता पार्टी। तो वहां पे देखने के लिए मिला कि यहाँ पे वोट बढ़ा है, तो वोट बढ़ने से सिर्फ एक ही जात का वोट, एक ही धर्म के लोग तो नहीं बढ़ेगा, नागरिक सभी लोगों का होगा। और जिस राज्य में आपके पास पहले 40% वोट आया, अगर 100% वोट बढ़ा तो मानते हैं कि 40% आपका होगा या 50% हो जाएगा, लेकिन 100% वोट तो आपका नहीं होगा। तो ये चीजें का जानकारी जब दिया गया तो इस पे चुनाव आयोग को रिएक्ट करना चाहिए, उनको सही करना चाहिए। तो वहां पे था कि वोट बढ़ा के सरकार बनाया। हम लोगों का यहाँ था कि निश्चित तौर पे आप गांव में जाइएगा, बूथ पे जाइएगा तो सबको पता होता किस बूथ पे किस दल का वोट है और उस दल को टारगेट करके वोट काटने का जो इनका षड्यंत्र था
उसको हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। और उसका मंशा था कि यहाँ पे जहां महागठबंधन का जो वोट है, जैसे वीआईपी पार्टी है, तो इसको दांत खोदने के लिए वोट थोड़े देगा कोई निषाद समाज। तो उनको मालूम है कि यहाँ वोट नहीं मिलेगा, तो इनको कमजोर करने के लिए 10-20 पर हर बूथ पे 50 को निषाद समाज का नाम काट देंगे, तो ऑटोमेटिक उसको फायदा मिल जाता। तो ये षड्यंत्र जो रचने के लिए बिहार में आया, तो इसको हम लोग पर्दाफाश किए। और अभी देखिएगा तो 16 लाख से अधिक लोग नए फॉर्म भर के वोटर बने हैं। मेरे खुद के अपने चाचा जी जो 70 साल के हैं, उनका नाम कट गया। जब नाम कटा तो हम लोगों ने शिकायत किया, तो उन्होंने बोला नहीं, इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते, अभी इनको बोलिए नया वोटर बनने के लिए। तो हम लोगों ने नया फॉर्म 6 भर के नया वोटर बना दिया। बताइए, इस तरीके से काम करेंगे तो कैसे होगा? जो आदमी 70 साल तक चुनाव लड़के, यानी कि 42 साल, 18 साल से लेकर 70 यानी कि 50 साल तक वो वोट गिराते रहे हैं, और अचानक उसका नाम आप काट दे रहे हैं, और काटने के बाद आप कह रहे हैं कि नया वोटर बनिए। अरे नया वोटर तो वो बनेगा जो 18 साल से कम उम्र के थे, वो 18 साल क्रॉस किए तो उनको नया वोटर बनना है। अब 70 साल के जो अभी उनका अंतिम समय चल रहा है, ऐसे समय पे नाम काटने के बाद बोलिएगा नया वोटर बनने के लिए, तो ये तो हंसने वाली बात है ना। तो ये सब को लेके हम लोगों को लगा कि गड़बड़ है, और ये गड़बड़ को हम लोग पर्दाफाश किए, गांव-गांव में लोगों को जागरूक किए। आज इसी का देन है कि बड़े संख्या में ये लोग नए वोटर बन रहे हैं। तो ये हमारे महागठबंधन का जीत है। मुकेश जी, राजनीति बड़ा विचित्र चीज होती है। जी हाँ, 2020 में आप महागठबंधन के साथ थे, जी हाँ, अचानक कुछ बात हुई और आप एनडीए में आ गए। जी हाँ, इस बार आप महागठबंधन के साथ हैं, जी हाँ, 60 से अधिक सीटें मांग रहे जी हैं, हाँ। उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं। जी ये सब हो गया तब तो बहुत अच्छा है। हाँ। अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या, अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, 2018 में हमने पार्टी बनाया, और पार्टी बनाने के बाद मात्र 1-1.25 महीने के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी को विचार को मैंने अडॉप्ट करके उनसे हमने गठबंधन किया। क्योंकि गरीब पिछड़ा समाज से हम आते हैं, और हमको पता है कि हमारी तरक्की किसमें है। वो लोग हमारे कभी अपने नहीं हो सकते जो लोगों ने हमारे बाप दादा के हाथ से पानी नहीं पीता था। वो लोग कभी हमारे अपने नहीं हो सकते हैं जिनका विचारे हो गरीब को सिरिंज लगा के खून निकालने का। तो हमारा विचारधारा स्पष्ट था कि हम आरजेडी लालू जी के साथ गठबंधन हमने 19 में किया, 20 में भी हम उनके साथ ही थे मजबूती से। लेकिन आपने एक घटना देखा होगा कि अंतिम आवर में गठबंधन में हमारे संख्या का घोषणा नहीं किया गया, और हमने रिएक्ट कर लिया और गठबंधन हमने तोड़ लिया। मुझे लगता है कि उस समय में कुछ गलती राष्ट्रीय जनता दल से भी हुआ, हमारे छोटे भाई तेजस्वी से हुआ, और कुछ गलती हमसे भी हुआ कि हमने इसी हॉल में और हमने जल्दीबाजी करके गठबंधन तोड़ लिया। और उस समय में हमें लगा कि जो हमको अच्छा नहीं लगा, और हमें उस समय में लगा कि आरजेडी को हराना है, और हम अकेले मैदान में उतर गए चुनाव लड़ने के लिए। तो बीच मझधार में थे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा आया कि आप हमारे साथ आइए। हमको लगा कि भाई एक नाव से तो हम उतर ही चुके हैं और बीच मझधार में फंसे हैं, तो हमने भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ लिया, और साथ में हमने निर्णय लिया कि आपके साथ हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। 11 सीट एक एमएलसी के साथ घोषणा हुआ, और हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, सरकार बनाया। अगर उस समय में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आते तो एनडीए का सरकार नहीं बनता। और सरकार बनाने उसके बाद हमने सरकार बनाया, और बहुमत भी इतना कंफर्टेबल नहीं था। अगर हमारे 4 विधायक को हटा दीजिए तो सरकार नहीं बनता। अगर हम 4 विधायक का समर्थन लेके लालू जी के साथ आ जाते तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन हमने बेईमानी नहीं किया, हमको बड़े बड़े ऑफर था। जो चीज आज मांग रहे हैं उसका ऑफर हमारे पास था कि आप हमारे साथ आइए, सरकार का हिस्सा बनिए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाइए। लेकिन हमारा मानना है कि जिनके साथ है उनके साथ ईमानदारी से रहना है, और मैंने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और सरकार चला रहा था। लेकिन उन्होंने क्या किया, देखा एक गरीब मछुआरा का बेटा बिहार में मंत्री बन गया है, जो कल तक हमसे टिकट मांगता था आज वो टिकट बांट रहा है, इसको रोको। एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया। उस सरकार जो सरकार हमने बनाया था, हम चाहते तो सरकार नहीं बनता, उस सरकार से हमको बाहर कर दिया। तो मजबूती से उसके बाद हमको रोड पे ला दिया, और सिर्फ हमारे साथ नहीं किया, पूरे बिहार के निषाद समाज का आस्था विश्वास वीआईपी पार्टी से जुड़ा है। सभी को खून पसीना रोड पे गांधी मैदान में दिखाया, तब जाके भारतीय जनता पार्टी या राज्य के कोई भी पार्टी हमसे गठबंधन किया। अगर नहीं तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी तो अपने शरीर का मैल ना दे, एक टिकट ना दे,
लेकिन आपको- वो हमसे गठबंधन किया क्योंकि हम उनको पता है कि बड़ा बिहार के निषाद समाज जो है हमारे साथ है, और उसके बाद उन्होंने हमको रोड पे ला दिया। तो आज की तारीख में वो उनको मैं मानता हूं कि वो अजगर सांप है, जिनको आप पालिएगा उनके बाद में उनको भूख लगे तो वापी को निकल जाते हैं। आपको लगता है कि भाजपा में जाना, भाजपा के साथ जाना वो गलती थी, राजनीति की एक भूल थी? हाँ, मैं कह सकता हूं, मैं उस समय परिस्थिति ऐसा बना जो उसके साथ मैं गया, ठीक है, इसको गलती में नहीं ले सकते। उस समय मैंने सोच समझ के डिसीजन लिया था, इसको भूल नहीं कह सकते। हाँ, गठबंधन हमने तोड़ा, वो जल्दीबाजी हमने किया, वो जल्दीबाजी हमने किया, और लेकिन वो उससे भी हमको पछतावा नहीं है कि मैंने क्यों तोड़ दिया। तो आपके अब पास उस समय में हमारा मानना है कि अगर मेरा सुई के नोक के बराबर अधिकार है तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे लगा उस समय में मेरे साथ गलती हुआ तो मैंने गठबंधन तोड़ा, ये भी सही है, लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके तो वही हुआ, उनको 74 विधायक बना दिए, हमारे 4 विधायक उनके आंख में खटकते रहा और उन्होंने विधायक खरीद लिया, रोड पे ला दिया। इस बार आप कितना इंतजार करेंगे? जैसे उस बार, पिछले बार थोड़ी जल्दबाजी में आपने फैसला ले लिया, इस बार आप कितना इंतजार करेंगे आरजेडी या देखिए, महागठबंधन? 5 साल बहुत लंबा समय होता है। 5 साल पहले मुकेश सहनी जो था और आज में जमीन आसमान का फर्क है। और यात्रा में आपने देखा होगा कि वीआईपी पार्टी का तेवर ग्लैमर, उनके लोग समर्थक पूरे बिहार में फैला था। पहले तो सुनते थे मेरे बारे में तेजस्वी जी की मेरे पास ताकत क्या है, या राहुल गांधी जो सुनते थे। इस बार तो वो दोनों बड़े लीडर जो है वो नजर से देखकर वो एहसास किए कि बिहार में मुकेश सहनी का क्या जलवा है। आपने राहुल गांधी और तेजस्वी को अपनी ताकत दिखा दी है। तो सभी पार्टी का दिखा, और उसमें वीआईपी दिखा, तो ऑफकोर्स जो कल तक पर्दे के पीछे था वो पर्दे के सामने में आए। तो मेरी ताकत जो है वो हमेशा से रहा है। इस बार जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी राज्य के लीडर हैं, तो उन्होंने देखा, और मुझे लगता है कि इस राज्य में कोई भी गठबंधन इतना कंफर्टेबल नहीं है कि किसी अपने सहयोगी को दूर करके और चाहेंगे हम सरकार बना ले। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है कि वो चाहेंगे कि नीतीश जी को दूर कर दे और हम सरकार बना ले, या चिराग जी को दूर करे सरकार बना ले, ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। उसी तरीके से हम कभी ये नहीं सोच सकते कि आरजेडी को छोड़कर अकेले लड़ जाएंगे तो हम सरकार बनाएंगे, ये गलतफहमी हम में भी नहीं है, और हमारे सहयोगी दल में भी ये गलतफहमी नहीं है। एनडीए के साथ इसका मतलब है कि चर्चा खत्म? हाँ, खत्म, बिल्कुल खत्म हो ये चुकी है। कर रहे वही बहुत बड़ा बात हो जा रहा है, और ये दर्शाता है कि मेरा ताकत है। क्योंकि ताकत इसलिए कहता हूं कि हाल फिलहाल में 3-4 महीना पहले का बयान होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मतलब बिहार के लीडर, उन्होंने टीवी पे आके और कहते कि महागठबंधन से एक बड़ा नेता रात के अंधेरे में आते हैं, हमसे चर्चा करते हैं, बहुत जल्दी उस गठबंधन से एक गठबंधन के साथी हमारे साथ आएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऐसी बात भी है तो उसको तो कम से कम इतना तो मर्यादा रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी देश के इतने बड़े पार्टी है, उसको गोपनीय रखना चाहिए। वो पब्लिक मीडिया के बीच में आके कह रहे हैं, तो ये दर्शाता कि मेरा ताकत क्या है। वो चाहता है कि वहां पे लड़ाई हो जाए, फिर हमारे पास आए, और वो इंतजार तो कर रहा है, ये सच्चाई है कि वो चाहते हैं कि एक मल्ला का बेटा हमारे साथ आए, क्योंकि इनके पास नाव है, इनका नाव तो भगवान राम कभी इस नाव पे बैठकर पार हुए हैं। तो आपको किनके फोन का इंतजार है? हमें किसी का फोन नहीं है। अब मैं आपके मंच से मैं कहना चाहता हूं कि हमको भैया फोन मत करिएगा, और फोन कीजिएगा तो रिकॉर्ड करके जनता के बीच में रख देंगे, तो इसलिए हमको फोन मत कीजिएगा। ये जो इंतजार है, नहीं, हमको किसी का इंतजार नहीं है भाई। उनको जो आपने कहा कि उन्हें इंतजार है, हाँ, तो उसमें कितनी सीटों का मामला है? आपका प्रभाव कितनी सीटों पर है बिहार के? 243 सीट है, और हम जहां हैं उसकी गारंटी है कि सरकार बनना, और 2020 में हमने दिखा दिया। हम अगर एनडीए के साथ गए तो सरकार बना, जैसे भी बना बन गया, लटकते फटकते तो बन ही गया था। तो इस बार हम जहां हैं वहां पे भी गारंटी है कि सरकार बनेगा, ठीक है। तो ये डिप्टी सीएम वाला पद रह रहा है बीच में, चर्चा तो हो रही है पर सीधा सीधा नहीं निकल के आ रहा है। आप इसका टेंशन मत लीजिए। आप लोग नहीं चाहते कि गरीब मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, जिनकी 37% वोट कर्पूरी जी का विरासत हो, जिसके पास खुद 11% वोट हो, क्या आप नहीं चाहते कि राज का मल्ला का बेटा जो अपने दम पर मुंबई जैसे शहर में 900 रुपये महीने पे नौकरी करके एक साम्राज्य कायम किया,
और बिहार में कम समय में बिहार में लीडरशिप ले लिया, क्या आप नहीं चाहते कि एक मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बने? नहीं, इसलिए तो पूछ रहे हैं। नहीं, आप चाहते हैं ना? अरे इसीलिए तो पूछ अरे रहे हैं। आप चाहते हैं कि डिप्टी सीएम बने, शुभकामना दे सकते हैं ना? अरे वो तो आप अपनी ताकत से बनेंगे। हाँ, हम बनेंगे, लेकिन आप शुभकामना नहीं देना चाहते हैं? नहीं, हम तो जो चाहेंगे होने लगे तब तो मजा ही आ जाए। अरे लेकिन हो या ना, वो बात की बात है, शुभकामना तो दे ही सकते हैं ना। प्रभात बिल्कुल। पेपर इतना बड़ा संस्था है, आप अपने राज्य के लोगों को इतना शुभकामना नहीं दे सकते? राज्य के लीडर को होना नहीं होना तो मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। शुभकामनाएं तो हमारी सबके साथ है हाँ, मुकेश तो जी। बस तो आप हमारे पर बना के रखिए। और मैं कहता हूं, जैसे हमारे दशरथ मांझी ने ठान लिया था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने पहाड़ को तोड़ कर रास्ता बना दिया। उसी तरीके के मल्ला का बेटा आपको कह रहा है कि बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे। आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि जैसे 2020 में उधर थे अब इधर हैं, तो थोड़ी साख में कहीं कमजोरी हुई या कमजोर हुआ, लोगों में लगा कि नहीं मुकेश सहनी जी? नहीं, देखिए, इधर इसमें भी जा सकते राजनीति में इतना नहीं, अभी हम लोग नए प्लेयर हैं। जब नीतीश कुमार जी इसका परवाह नहीं करते हैं तो अभी तो हम उंगली पकड़ के खड़ा हो रहे हैं। अब नीतीश चाचा जिसके इतने लंबे राजनीतिक कैरियर रहा, और वो 2015 में लालू जी के साथ जाते हैं, फिर 17 में बीजेपी में आते हैं, 17 से फिर 22 में फिर वहां चले जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, वो इनका फिक्र नहीं करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी सबके लिए दरवाजा खोल देते हैं, जो इस देश के दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है। कभी चिराग पासवान के लिए दरवाजा बंद कर देंगे, कभी मुकेश सहनी के लिए दरवाजा बंद कर देंगे, कभी नीतीश जी के लिए बंद कर देंगे, और फिर खोल भी देते हैं। आपने देखा 2024 से इलेक्शन से पहले कैसे हमको Y+ सुरक्षा दे दिया खुश करने के लिए कि आ जाइए फिर हमारे साथ, वही जो लोग ने हमारा पार्टी तोड़ा था। तो जब भारतीय जनता पार्टी ये सब नहीं सोचता है तो हमको क्यों सोचना? लेकिन सवाल है, ये आपने जो कहा ये बात मैं एहसास करता हूं कि जिंदगी में अगर लंबा राजनीति करना है तो कुछ तो जनता के बीच में, लोगों के बीच में अपना भरोसा को बनाए रखें। और हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के रास्ते पे नहीं चलना चाहूंगा, और मैं जहां हूं मजबूती से लंबा समय रहूंगा। वो एक परिस्थिति बना, और वो हमारे सहयोगी के गलती के कारण वो परिस्थिति बना। मैं अपने जिंदगी में कभी किसी के साथ गलती नहीं करूंगा। अगर मैं अभी गलती करता तो 24 में लालू जी हमसे गठबंधन नहीं करते या तेजस्वी जी नहीं करते, तो मेरे तरफ से गलती नहीं होगा, ये मैं मान के चलता हूं। लेकिन मैं इस बात का गारंटी नहीं ले सकता कि सामने वाला गलती ना करे। मैं अपना ड्राइविंग गाड़ी अच्छा सेफ चलाऊंगा, सामने वाला आके ठोक देगा तो उसमें मेरा गलती क्या है? तो राज्य में हमारी एक अपनी वोट बैंक है, हमारी अपनी ताकत है, और हमारे वोट से अगर सरकार बनना है तो हम सरकार में हिस्सेदारी हमको चाहिए। अगर सरकार में हिस्सेदारी नहीं होगा तो ये तो हर आदमी के लिए दिक्कत की बात है। सामने वाला ठोक सकता है, ये हाँ। संभावना है। हाँ, क्या कर सकते हैं? जब तक हम ट्रेंड नहीं हो जाएंगे, जब तक हम कमजोर रहेंगे, तब तक हमारे साथ लोग परेशान करेगा, और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। हम परेशानी झेलेंगे, लेकिन वो दिन का इंतजार करेंगे जिस रोज हमको लोग परेशान करना बंद कर दे। अपने गरीबी गरीबी आपको मिथिलांचल से आप आते हैं, नॉर्थ बिहार में आपकी जिस समाज की आप राजनीति कर रहे हैं उनकी अच्छी आबादी है, जी माछ भात के भी आप प्रेमी हैं। जी हाँ। तो पिछले चुनाव में आपने तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में अपने माछ भात भी खाया, मछली खाया। जी हाँ। इस बार का क्या प्रोग्राम है? इस बार देखिए, पिछले संडे में पूरे बिहार में मछली चावल का भोज हुआ था। 19 तारीख को पटना में भी मछली चावल का भोज है, आप लोगों को निमंत्रण कर रहे हैं, सादा खाना का भी व्यवस्था रहेगा। तो ये पूरे बिहार में ये तो चलते रहेगा, लेकिन इस बार भी निश्चित तौर पे मछली चावल का भोज होगा। इस भोज में राहुल गांधी जी रहेंगे, इस भोज में तेजस्वी जी रहेंगे, महागठबंधन के लोग होंगे, बिहार के जनता होंगे, लेकिन बीजेपी को इससे दूर रखेंगे। लेकिन जो चुनाव का जो समय आने वाला है उसमें दुर्गा पूजा होगा, छठ पूजा होगी, तो फिर आप ये माछ भात, छठ, पहले सावन। देखिए, हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज हर धर्म के साथ हमेशा आस्था विश्वास जताए रखे हैं, और हम भी आस्था विश्वास हमेशा बनाए रखते हैं। जिस समय में हमको उचित नहीं लगे कि नहीं खाना चाहिए, उस रोज नहीं खाते हैं। बाकी जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, और हम चाहेंगे कि जब वो खाने का समय हो उस समय सब आदमी को खाना चाहिए। मछली जो है ना, शरीर के लिए बहुत स्वस्थ भोजन है। आप चिकन खाइए, मटन खाइए, आपके शरीर में बहुत सारा तकलीफ ला देगा। उस मटन को, चिकन को हजम होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मछली इतना शुद्ध होता है कि आपके आंख के रोशनी बढ़ेगा, ओमेगा 3 उसमें पाया जाता है, प्लस आपका हेल्थ जो है ना बहुत स्वस्थ होगा और फ्रेश मिलेगा।
तो इसलिए राज्य के लोगों को भी हम कहेंगे, जिस समय में त्योहार है, पूजा है, उस समय तो आपको सब लोग, क्योंकि हमको पंडित जी हमेशा सिखाते हैं पूजा पर बैठने से पहले उपवास रहना है, तो उपवास रह के हम लोग हमेशा पूजा किए हैं, लेकिन पूजा खत्म होने के बाद तो बोलते भरपेट भोजन करना चाहिए। तो हम लोग उपवास पूजा के बाद जरूर खाएंगे, और इस चीज का ध्यान हम लोग रखेंगे, और किसी को आस्था को पर ठेस पहुंचाना मेरा कभी सोच नहीं होगा, क्योंकि ये धर्म हमारा है। इस धर्म को आगे लेके चलना मेरा धर्म और कर्तव्य होता है। हमको बहुत तकलीफ होता है जब भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे राजनीति करता है, राम को बांटने का कोशिश करता है। हमको बहुत तकलीफ होता है जब वो जुलूस निकलता है, तलवार लेकर निकलता है और लोगों को परेशान करता है, लोगों को टारगेट करता है, तो हमको बहुत तकलीफ होता है कि हमारे प्रभु राम का विचार इतना बुरा नहीं हो सकता है जो दूसरे को परेशान करने का काम करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूंगा कि इस तरीके से राजनीति न करे। अभी हम देखते हैं, अभी देवघर में कांवर लेके जो लोग जा रहे थे, आप देखे होंगे टीवी मीडिया में, किस तरीके से अश्लील गाना के साथ बोलबम में जा रहा है। ये कैसा समाज बनाया जा रहा है? तो मैं चाहूंगा कि अपना धर्म जो है स्वस्थ रहे और तरीके से चलता रहे, और उस पर किसी राजनीति, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष का कभी भी उस पर प्रभाव ना हो। ये धर्म जो है सबके लिए है। मुकेश जी, आप गरीबों का जिक्र कर रहे थे। जी, आप जिस समाज से आते हैं, बिहार की कुल आबादी का कमोबेश 20% हिस्सा उससे आता है, और उसमें 54% लोग अभी गरीब हैं। जी। अगर मैं शिक्षा दर की बात करूं तो बिहार की शिक्षा दर 75 के पार है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की शिक्षा दर 10% है। अगर शिशुओं के मरने की अगर आप दर देखेंगे पैदा होने के बाद, तो बिहार की 29, लेकिन आपके समाज से आने वाले लोगों की 37-38। तो आज के समय में भी अगर वे इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो आपका विजन क्या है? आप अपने समाज के उत्थान के लिए क्या करेंगे? अगर मेरा स्लोगन है, सरकार बनाइए, अधिकार पाइए। यही चीज के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकार कि इस देश में भारत आजाद होने के बाद ये हर एक नागरिक का इस देश पे अधिकार है, और सरकार सभी के लिए होना चाहिए। आज आजादी के 77-78 साल होने के बावजूद भी हमारा बेसिक अधिकार हमको लोगों ने नहीं दिया। आज हमारे समाज को बंगाल में आरक्षण है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं है। हमारे समुदाय को दिल्ली में आरक्षण है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं है। तो आज अगर एससी का आरक्षण मिल गया होता तो निषाद समाज का बेटा भी पढ़ लिख कर कलेक्टर होता। आज बिहार में 38 जिला है, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे लोगों का इलाज के अभाव में लोग बच्चे दम तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि माता पिता के पास पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, और सरकारी में उनके लिए बेड का व्यवस्था नहीं हो पाता, और उनके गोद में दम तोड़ दे रहा है। तो इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिस देश सबके लिए है, और इसमें व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म को लोगों को टारगेट करके ना काम करे, और सबके लिए काम होना चाहिए। आज जैसे मोदी जी ने EWS में उन्होंने एक आरक्षण लागू किए, जिसमें जाति के आधार पे उन्होंने आरक्षण लागू किया, जबकि आर्थिक आधार है तो आर्थिक आधार पे लागू होना चाहिए। सिर्फ 4 ही जाति क्यों? इस देश के जितने भी जाति है, अगर आर्थिक आधार है तो आर्थिक आधार पे सभी जाति धर्म के लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। 10 की जगह 20% हो जाना चाहिए। लेकिन इस तरीके से नहीं करके कि व्यक्ति विशेष के लिए आपने आरक्षण लागू कर दिया। तो यही सब के लिए हम लोग लड़ाई है कि अभी हमारी मांग है कि हम लोग देश में जाति आधारित करना कराएं, किनकी जितनी संख्या उतने उनको भागीदारी देने की बात हो, फिर सरकार बने तो सभी जाति सभी धर्म के लिए काम हो। आज तक आजादी से लेकर अब तक हमारा सरकार में हिस्सेदारी ही नहीं रहा। जो बिहार में पटना में खजाना जो है, हर साल बजट बनता है, 3.25 लाख करोड़ का बजट बनता है, 4.25 लाख करोड़ का, उस बजट के पास हम है ही नहीं। पिछली बार हम थे 2020 में, हम जब सरकार में आए हैं तो खजाना के पास हम पहुंच गए थे, और जब बैठे तो नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी का लीडर, मांझी जी, हम लोग बैठे कि इस बजट, अगला बजट कैसे बनेगा। और जब अगला बजट बनने का बात है तो उसमें हमने विभाग में जो बजट था उससे 4 गुना ज्यादा हमने बढ़ा दिया, क्योंकि हम वहां पे पहुंच गए थे। और जब हमने ये करवा दिया तो दूसरी बार बजट बनने से पहले हमको बाहर कर दिए। तो हम चाहेंगे कि जो खजाना बिहार सरकार का जो खजाना है, जो पूरे बिहार के लिए जो सोचा जाता है, वहां पे जब हम रहेंगे तो हम ईमानदारी से सभी जाति सभी धर्म के लिए और एक नजरिया से देखकर वो बजट बनाएंगे, ताकि सबका विकास हो, सिर्फ व्यक्ति विशेष का विकास ना हो। इसका हम लोगों का हमेशा विरोध रहेगा, और सबका विकास होगा तो जो आप बोल रहे गरीबी दर है, इलाज का अभाव है, वो सब दूर होगा, और ये सरकार का काम है। तो ये तो आज जो सरकार में 11 साल से मोदी जी है, उनको सोचने की आवश्यकता है कि लोगों को सिर्फ 5 किलो चावल पे रखना है कि उसके बच्चे को इलाज कराना, ये तो अभी मोदी जी को सोचना है। अगर उनको
ये बच्चे का इलाज कराना, हॉस्पिटल का व्यवस्था करना है कि 5 किलो चावल देके इस देश के 80 करोड़ लोगों को गुलाम बना कर रख देना है? ये तो मोदी जी अच्छे स्कीम चला रहे हैं, उनको इस चीज सोचना है। हम तो चाहते कि ऐसा स्कीम ना बने जो लोगों को अपाहिज बना दे, लोगों को एक दूसरे के दरवाजा पे कटोर लेके पहुंचना पड़े। हर हाथ में रोजगार हमारा है कि देने का लक्ष्य है कि हर हाथ में रोजगार देंगे, किसी का मेहरबानी किसी को नहीं चाहिए। ये देश में ये जो दे रहे चावल वो किसका पैसा है? ये देश के नागरिक का है, देश का टैक्स का पैसा है। और इसको टैक्स का पैसा अपने वोट के इस्तेमाल करने के लिए अगर उपयोग हो तो ये देश कहाँ जाएगा भाई? मुकेश जी, आपको रोकना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि सरकार ये बजट बनाने वाले थे आपकी पार्टी ने जिसको टिकट दिया जिन लोगों को, और वो जो लोग जीत के आए उसमें कोई सहनी समाज का आदमी नजर नहीं आया, और जो जीत के आए वो चले गए दूसरी पार्टी में। इस बार आपकी क्या रणनीति होगी कि किन लोगों को आप टिकट देंगे? अगर आपको जिधर सीट मिली, इधर दिस वे दैट वे, जहां सीट मिली आप अपने विधायकों को रोकने की क्या रणनीति अपनाएंगे? देखिए, हमें 11 सीट मिला। एक जगह हम स्वयं लड़े, जो 1700 वोट से हम स्वयं हार गए। एक जगह लखन लाल पंडित को हमने चुनाव लड़ाया, वो अति पिछड़ा समाज का बेटा था, वो चुनाव हार गए कि पैसे का अभाव में। हम रामचंद्र सहनी जी को हमने टिकट दिया सुगौली से, पैसे के अभाव में वो चुनाव हार गए। हमने जयराज चौधरी बिंद जी को टिकट दिया बक्सर से, वो पैसे के अभाव में हार गए। हमने हरि सहनी को टिकट दिया था दरभंगा से, वो पैसे के अभाव में टिकट बीजेपी को लौटा दिया और उसके बदले में 70 लाख रुपया वो लेके बैठ गए। तो 5 लोगों को हमने टिकट दिया, पैसे के अभाव में हार गए क्योंकि उनकी पहले से तैयारी नहीं था। हमने राज्य के नागरिक, और हमारा मानना है कि सभी जाति से अगर हम वोट लेते तो सभी जाति को हमको टिकट भी देना चाहिए, इसलिए हमने राजपूत को टिकट दिया, हमने बनिया को दिया, हमने पासवान को दिया, हम निषाद को दिया, हमने सभी जाति धर्म को हमने टिकट दिया। उसमें से हमने राजपूत को भी हमने टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को भी टिकट दिया, और कुछ लोग उसमें से जीत के आए, और जीत के आने के बाद हमारे साथ उनको मजबूती से रहना चाहिए, पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हमने उस पर भरोसा किया। लेकिन वो लोग चालाक थे, और चालाक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमको जो सुनने के लिए मिला, मेरे सामने में नहीं हुआ लेकिन सुनने के लिए मिला कि एक एक विधायक 50-50 करोड़ रुपया लिया, बिक गया। तो हम क्या कर सकते? टिकट देने का समय में तो नहीं देखा कि भाई इसके कपार पे लिखा था कि बिक जाएंगे। हम तो राज्य के नागरिक होने के नाते जाति धर्म को देखते हुए उनको हमने टिकट दिया कि इस जाति से हम टिकट देंगे तो इस जाति में लोग हमारे प्रति खुशी व्यक्त जाहिर करेंगे कि हम सभी जाति सभी धर्म के लिए। लेकिन ये नहीं पता था कि ये जाति के लोग हमारे साथ गद्दारी करेंगे, इस धर्म लोग ये व्यक्ति गद्दारी करेंगे, और उस जाति से हमको कोई ये नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे साथ गद्दारी किए है। इस बार हम सोच समझ के ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो गलती पिछली बार हुआ वो गलती दोहराएंगे नहीं। एक तो अपने लोगों को जिनको टिकट देंगे उनको चुनाव लड़ने के लिए भी व्यवस्था, चाहे वो भीख मांगना पड़े, चंदा करना पड़े या जैसे भी हो, उसको व्यवस्था पैसे का भी करेंगे ताकि वो चुनाव जीत के आए। दूसरा, अच्छे लोगों को टिकट देंगे जो स्थिरता से पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहे। तो ये सब प्रक्रिया में इस बार थोड़ा सा पिछले गलती को देखते हुए इस बार थोड़ा सा बेहतर करने का कोशिश करेंगे। बाकी तो हमको हर जाति को टिकट देना ही है, किसी व्यक्ति के कारण किसी जाति को टिकट ना दे ऐसा नहीं होगा। जो व्यक्ति गलत करना था वो करके गए। सनी जी, आपके साथ एक रैपिड फायर का खेल होता है जिसमें छोटे छोटे जवाब देने होते हैं, वो खेल। लेकिन आप शुभकामना दिल से नहीं दिए। नहीं, अरे हम तो खुल के कह रहे हैं कि हमारी शुभकामनाएं अंदर में नहीं है तो छोड़ दीजिए, ऊपर से दे दीजिए। हम खुलेआम पूरे मन से कह रहे हैं कि हमारी शुभकामनाएं सभी लोग जो चुनावी मैदान में हैं उनके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें आप शामिल हैं? जी जी। गांव के खलिहान में ज्यादा सुकून या सरकारी आवास में? देखिए, सबका अपना अपना मजा है। ठीक है। देखिए, गांव में गरीबी में जी रहे थे तो उसका दुख भी था, दर्द भी था, और वो आज हमको काम भी आ रहा है क्योंकि हम पर्सनली फील करते हैं कि आज हमारे भाई कितने गरीबी में कितने हालात में होंगे। तो मैं एहसास करता हूँ और एहसास करता हूँ तो उस पर काम करेंगे। बॉम्बे का अमीरी देखे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी देखें, बड़े महंगे गाड़ी में घूमे, बड़े घर में रहे हैं, तो वो भी हमने देख लिया कि भाई इसमें वो सुकून नहीं है जितना अपने लोगों के अधिकार के लिए जब आप लड़ाई लड़ते तो उसका एक अपना सुकून होता है। रहा कि अगर मंत्री आवास में रहते हैं तो एक आपका अपना जलवा होता है। राज में जो सब लोग आपको मौसा कहते हैं, आपके पीछे पीछे घूमते हैं। नींद आपको किस तीन जगहों में से नींद आपको सबसे ज्यादा अच्छी कहाँ आई? हमको नींद तो कहीं पे भी नहीं आया अच्छे से। हम जब गरीब थे तभी भी नींद नहीं आया, जब अमीर हो गए तभी भी नींद नहीं आया,
घूमते फिरते थे, ऐसे अंदर आराम की ज़िंदगी जीते थे। एक टेंशन होता था, बहुत पैसा कमाना है। और राजनीति में भी आए तो अभी हमको नींद नहीं आता है, क्योंकि मंत्री बने तो हमको था कि बहुत कुछ करना है, और नींद को त्याग करके हम अपने राज्य के लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे थे। अपने लोग कैसे आगे बढ़े तो उसके लिए मैं भलाई कर रहा था। सुकून जरूर मिलता है जब अपने लोगों के अधिकार के लिए जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बिहार के लिए तरक्की के लिए सोचते हैं, तो हमको सुकून बहुत लाभ मिलता है। ठीक है, तो अगला सवाल शुभकामनाओं सहित। सॉरी, अगला सवाल शुभकामनाओं सहित कि अगर आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है, हाँ। तो पहला काम क्या करिएगा? आपका शुभकामना दिए हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमको भी डिप्टी सीएम बनना है। हम सपना जरूर देखते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी जो है, एक मल्ला का बेटा आने वाला समय में जरूर बिहार का मुख्यमंत्री बने। अभी आप हमको मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का शुभकामना दीजिए। वो तो हमने दे दी है। दिया। अगर राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? राजनीति में नहीं होते तो बॉम्बे में होते, और बड़ा कारोबार, बड़ा बिजनेस देखते, बहुत हजारों लोग काम करते रहते, और जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जैसे काम करते वैसे हम भी करते। स्कूल में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मैथ, हिसाब किताब में हमेशा मैं बहुत मजबूत रहा हूँ, और इसका फायदा हमको बॉम्बे में भी मिला और यहाँ पे भी हिसाब किताब में एकदम हम हैं। अगर 4 लिया है तो लक्ष्य हमने बना लिया कि 40 भाजपा से इस बार हम छीनेंगे। सरसों वाली मछली या धनिया मसाला वाली मछली? सरसों वाला मछली। सरसों वाला मछली। ज्यादा स्ट्रगल कहाँ था, फिल्म इंडस्ट्री में कि राजनीति में? स्ट्रगल तो सब जगह होता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना जगह पोजीशन कायम करने के लिए एक दिन रात मेहनत करना पड़ा, वहाँ पे जगह बनाना पड़ा। अब बिहार के राजनीति में भी हो रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे अपने गांव से 2000 किलोमीटर दूर अनजाना सा एक नया प्लेटफॉर्म बनाना और वहाँ पे फिर प्ले करना, वो बहुत ज़्यादा कठिन था। ये तो अपना प्रदेश है, और यहाँ तो हमारे अपने लोग लाखों अपने आप को सन ऑफ मल्ला बनकर मेरे कंधे से कंधे मिलाकर अब मेरे हर जरूरी को, हमारे हर एक आवाज़ को अपने गांव में आवाज़ दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, सब लोग मजबूती से काम करें, पार्टी को चला रहे हैं। सिर्फ मुकेश सहनी अकेले मेहनत नहीं कर रहे, आज कम से कम लाखों लोग एक्टिव होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव या राहुल गांधी? देश में अगर राजनीति की बात होंगे तो राहुल गांधी जी, राज्य की अगर बात होंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव। पवन सिंह या खेसारी लाल यादव, गाना किसका अच्छा? दोनों का अच्छा है भाई। बहुत कम सुनते हैं भोजपुरी गाना, लेकिन जब भी सुनते तो दोनों का गाना अच्छा लगता है भाई। और दोनों हमारे दोनों से अच्छे संबंध भी हैं, दोनों का गाना अच्छा सुनते हैं हम। आखिरी सवाल कि बिहार में घूमने के लिए कौन सा जिला रिकमेंड करेंगे? घूमने के लिए रिकमेंड किसको करेंगे, किस जिले को? अरे भाई पूरा बिहार ही अच्छा है, और पटना है, पटना में घूमिए, आप मुजफ्फरपुर में घूमिए, दरभंगा में जाकर घूमिए, पूरा बिहार ही अच्छा है। हमको एक जिला को अच्छा थोड़ी कह सकते, पूरा बिहार अच्छा है, और कहीं गड़बड़ी है तो पूरा बिहार को अच्छा करना है। बहुत शुक्रिया आपका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।